Welcome students. Today we will talk or discuss about the classification, thallus or cell structure and reproduction of the Clostridium algae. First we will discuss the classification of Clostridium in detail. Clostridium is a member of class Chlorophyceae, order Gymnimales, family Desmidiaceae and genus Clostridium. The important feature of the class Chlorophyceae is the presence of chlorophyll A and chlorophyll B. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है इस वर्ग में पाया जाता है और इसकी वजह से ये ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर ग्रीन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। हम जानते हैं जब हमने प्लास्टिड्स के बारे में फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि जिस प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और जिसमें केवल क्लोरोप्लास्ट ए पाया जाता है उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही पाए जाते हैं और इस वजह से जो है हम यहाँ पर जो है क्लोरोफाइसी क्लास को जो है उसके अंदर जो भी प्लास्टिड्स होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर पायरिनोइड्स पाया जाता है और ये पायरिनोइड्स जो है स्टार्च के साथ एसोसिएट रहता है। किसके साथ रहता है? स्टार्च के साथ रहता है और रिजर्व फूड मेटेरियल इसके अंदर स्टार्च होता है। और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो अलग अलग जेनेरा के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कपसेप्ट स्ट्रक्चर, गर्डल सेप्ट स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, डिस्कॉइड, स्टीलेट, रेटिकुलेट, कॉलर सेप्ट। तो इस तरह से इसकी सेप्ट जो है कई तरह की होती है अलग अलग जेनेरा के अंदर। क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर मोटाइल सेल्स जो होती है वो कैसी होती है? 2 या 4 तक मोटाइल सेल्स पाई जाती है, यानी मोटाइल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है 2 और 4 की संख्या तक होती है। और जो मोटाइल सेल्स होगी वो कितनी होगी? वो सारी इक्वल होगी और उसमें जो विप्लेस टाइप की फ्लैजिला पाई जाएगी। विप्लेस टाइप की फ्लैजिला का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर फ्लिपर्स नहीं पाए जाते हैं और ये जो फ्लैजिला होगी वो मोटाइल सेल्स के किस पॉइंट पर होगी? एंटीरियर पॉइंट पर, एंटीरियर एंड पर पाई जाएगी। और दूसरा कैरेक्टर क्लोरोफाइसी का ये है कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और ऊगेमस तीनों ही प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो है क्लोरोफाइसी क्लास के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। उसके बाद हम ऑर्डर की बात करते हैं, जिग्नीमेल्स ऑर्डर, और इसको जो स्मिथ ने जुग्नीमेटल्स ऑर्डर भी कहा है और इसको कॉन्जुगेल्स ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इस ऑर्डर के मेंबर जो हैं फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स दोनों ही तरह के होते हैं। जैसे डेस्मिड्स की बात करें तो वो यूनिसेलुलर होते हैं और स्पाइरोगायरा की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है। और इसके अंदर जो फिलामेंट पाए जाते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित होते हैं। और इसकी जो जिग्नीमेल्स की खास बात है कि मोटाइल सेल्स जो इसके अंदर टोटली अब्सेंट होती है। इवन जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वहाँ पर भी मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती है। इस कारण इस ग्रुप को एकोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, जिग्नीमेल्स ऑर्डर को एकोनेट्स के नाम से भी जानते हैं इसके मेंबर को। और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर जो पाया जाता है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है और हर क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पायरिनोइड पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग मेंबर के अंदर अलग अलग तरह का होता है। जैसे फ्लैट लाइक क्लोरोप्लास्ट ये मोगिशिया डेस्मिड्स इसके अंदर जो है एल्गी के अंदर पाया जाता है। और हेलिकॉइड क्लोरोप्लास्ट जो है स्पाइरोगायरा के अंदर पाया जाता है और स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट जिग्निमा एल्गी के अंदर पाया जाता है। तो ये इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट में भी उसकी शेप में वेरिएशंस हमें यहाँ देखने को मिलती है। और सेल वॉल जो पाई जाती है जिग्नीमेल्स ऑर्डर के मेंबर जो होते हैं उसमें म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर अब्सेंट होता है, ये खास बात यहाँ पर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके द्वारा होता है? जितने भी मेंबर है इसके जिग्नीमेल्स ऑर्डर के या कॉन्जुगेल्स ऑर्डर के जितने भी मेंबर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। इसी कारण इस ऑर्डर को कॉन्जुगेल्स ऑर्डर नाम दिया गया। तो कॉन्जुगेल्स क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जितने भी मेंबर हैं उसके अंदर कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें जो गैमेट्स होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और वो जो है एमीबॉइड एक्शन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं।
अमीबीय गति के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह इन पर मूवमेंट करते हैं। तो ये जो है इसके कैरेक्टर हो गए जिग्निमेल्स या कॉन्जुगल्स ऑर्डर के कैरेक्टर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली डेस्मीसिएसी। डेस्मीसिएसी के क्या कैरेक्टर हो गए? डेस्मीसी फैमिली जो है, इस फैमिली में क्या मेंबर जो है प्लेकोडर्म डेस्मिड्स के नाम से जाने जाते हैं। प्लेकोडर्म डेस्मिड्स के नाम से जाने जाते हैं और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में पाए जाते हैं। और ख़ास बात ये डेस्मिडिएसी मेंबर की कि इसके अंदर जो सेल होती है, कुछ कोशिका होती है, वो दो सिमेट्रिक हाल्स में बंटी रहती है, दो समानांतर अर्धांश में बंटी रहती है। उसको कहते हैं सेमी सेल या अर्ध कोशिका। और ये जो सेमी सेल होती है वो इस्थमस के द्वारा जुड़ी रहती है और इस्थमस रीजन में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो सेमी सेल्स जिस एरिया के द्वारा जुड़ी रहती है, जिस इस्थमस के द्वारा जुड़ी रहती है, वो इस्थमस रीजन जो है सामान्यतः अनकंस्ट्रक्टेड होता है। सामान्यतः जो है जो कैसा होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन जो है कुछ स्पीसीज में कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, कुछ स्पीसीज में इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं पाया जाता है। तो हम उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं कि ऐसे प्लेकोडर्म डेस्मिड्स जिसमें जो है अनकंस्ट्रक्टेड इस्थमस पाया जाता है, इसके अंदर जो इस्थमस होता है वो जिसमें संकुचन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनकंस्ट्रक्टेड डेस्मिड्स। और जिसके अंदर कंस्ट्रक्टेड इस्थमस पाया जाता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टेड डेस्मिड। तो अब दोनों का एग्जांपल हम देख लेते हैं, अनकंस्ट्रक्टेड डेस्मिड्स का और कंस्ट्रक्टेड डेस्मिड्स का। अनकंस्ट्रक्टेड डेस्मिड्स का एग्जांपल हो गया क्लोस्टेरियम और कंस्ट्रक्टेड डेस्मिड्स का एग्जांपल हो गया कॉस्मेरियम। तो हम जो है आज बात करेंगे किसकी? अनकंस्ट्रक्टेड डेस्मिड्स क्लोस्टेरियम की। तो हमारे सामने जो है ये क्लोस्टेरियम आ गया और ये क्लोस्टेरियम कैसा है? अनकंस्ट्रक्टेड डेस्मिड से। अब तो सबसे पहले हम इसके अकरेंस के बारे में देखते हैं, कहाँ पाया जाता है। ये एक फ्रेश वाटर एल्गी है और फ्रेश वाटर एल्गी जो है ये क्या करती है? ये सॉलिटरी फॉर्म में पाई जाती है। कैसे? एकल रूप में पाई जाती है। और जो भी पॉन्ड है, ड्रेन्स है, लेक्स है, यानी पोखर है, तालाब है, झील है, उसके बॉटम में ये पाई जाती है, वहाँ पर ये हमें सामान्यतया मिलती है। उसके बाद इसकी थैलस की स्ट्रक्चर, थैलस कहें या सेल कहें, क्योंकि इसके थैलस में चूँकि ये सॉलिटरी है, एक सिंगल सेल के रूप में इसका थैलस होता है, तो इसकी ये थैलस की स्ट्रक्चर इस तरह से हमें ये थैलस नज़र आता है। और ये थैलस आप देखिए कि ये एक एलोंगेटेड सेल है, एक एलोंगेटेड सेल है। और इसमें आप देखिए कि जो मध्य भाग से शीर्ष की ओर, ये मध्य भाग हो गया, यहाँ से शीर्ष की ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें टैपरिंग होगी। तो टैपरिंग कहाँ से शुरू हो रही है? मिडल रीजन से एंड रीजन की ओर इसमें टैपरिंग हो रही है। और जो मोस्टली स्पीसीज होती है, इसकी अधिकांश स्पीसीज होती है, कैसी होती है? स्ट्रेट, सीधी होती है, या फिर स्पिंडल शेप्ड होती है। क्लोस्टेरियम की अधिकांश स्पीसीज स्पिंडल शेप्ड होती है और कुछ स्पीसीज जो है वो कर्व्ड होती है, उसमें कर्व पाया जाता है। और कर्व की वजह से ये जो है क्रिसेंट शेप, ल्यूनेट और आर्क्यूएट कैसी नज़र आती है? अर्धचंद्राकार या धनुषाकार हमें नज़र आती है। आर्क शेप्ड हमें नज़र आती है, क्रिसेंट शेप्ड नज़र आती है, आर्क्यूएट धनुषाकार। और इसके अंदर जो आर्क पाया जाता है, किसके अंदर? इसके अंदर जो आर्क पाया जाता है, उस आर्क के बेसिस पर, यानी कितने डिग्री का जो इसके अंदर जो आर्क पाया जाता है, उसके बेसिस पर हम क्लोस्टेरियम की स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग तरह का आर्क पाया जाता है, अलग अलग डिग्री का आर्क पाया जाता है। और क्लोस्टेरियम सेल जो है हम जानते हैं कि दो सिमेट्रिकल हाल्व्स अर्धांशों में रहता है। अब आप देखिए कि ये जो है ये सेमी सेल होगी और ये सेमी सेल होगी, तो दोनों सेमी सेल मिला करके एक कंप्लीट सेल का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये दो अर्ध भागों में, अर्ध कोशिका भागों में बंटी रहती है और जुड़ी हुई कैसे रहती है? इस्थमस के द्वारा। ये इस्थमस के द्वारा इसमें ये जुड़ी हुई रहती है। और इस्थमस रीजन जो है कैसा होता है? नॉन कंस्ट्रक्टेड, संकुचित नहीं होता है। ये इसकी खास बात है। जो प्लेकोडर्म डेस्मिड्स है क्लोस्टेरियम, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं पाया जाता है मिडल रीजन में। और सेल की बात करें तो सेल दो भागों में बंटी रहती है, सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट और इसमें जो सेल वॉल होती है दो हाउस में, दो अर्धांशों में बंटी रहती है। एक ऑल्डर होती है, एक न्यू होती है। ऑल्डर और न्यू। ऑल्डर जो है पेरेंटल होती है और दोनों ही आपस में एक दूसरे से क्लोजली फिट रहती है। और अब हम जो है मैच्योर सेल की बात करें, एक मैच्योर सेल की बात करें तो उसके अंदर डबल लेयर, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ये इनर लेयर होगी और ये
आउटर लेयर होगी सेल वॉल की। इनर लेयर जो है वो किसकी बनी होती है, थिन होती है और इस सेलुलोज की बनी होती है। और आउटर लेयर जो होती है वो सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिक कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पैक्टिन इसके साथ साथ इसमें होता है। और सेल वॉल की जो सरफेस होती है स्मूथ हो सकती है या फिर उस पर कुछ स्ट्रिएशन या धारियाँ इसके ऊपर पाई जाती है। और क्लोस्ट्रीडियम की सेल वॉल की खास बात क्या है कि इसकी जो परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड पाई जाती है, इसका मतलब इसके ऊपर बहुत सारे पोर पाए जाते हैं। ये जो है छोटे छोटे इसके अंदर पूरे जो है पूरी सरफेस पर सेल वॉल पर जो है पोर पाए जाएंगे, परफोरेटेड सरफेस। और ये लॉन्गिट्यूडिनल रोज में पाए जाते हैं और उस पर बहुत नैरो ग्रूव्स पाई जाती है, छोटे छोटे खाँच पाई जाती है। उस खाँच में जो है ये पोर पाए जाते हैं। और ये पोर करते क्या है, पोर जो है म्यूसिलेज सीक्रेट करते हैं और पूरे जो है इस आउटर सरफेस पर म्यूसिलेज की कोटिंग कर लेते हैं, एक एनवलप बना लेते हैं। इसलिए जो है इस म्यूसिलेजनस लेयर को हम जो है थर्ड लेयर के रूप में रेफर करते हैं, तीसरी लेयर के रूप में उसको नाम देते हैं। तो इस तरह से 3 लेयर हो गए, इनर लेयर, आउटर लेयर और म्यूसिलेजिनस लेयर। किसके ऊपर, क्लोस्ट्रीडियम सेल वॉल पर। और ये म्यूसिलेजिनस लेयर जो होती है क्या काम आती है कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम एल्गी जो है, जो डेस्मिड्स है, उसमें ग्लाइडिंग या जर्किंग मूवमेंट में हेल्प करता है। किस डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में जर्किंग मूवमेंट करता है। इसकी सहायता से इसके अंदर ग्लाइडिंग या जर्किंग मूवमेंट होता है। और इसके अंदर हम जानते हैं मीडियन कंस्ट्रक्शन एब्सेंट होता है। और मीडियन कंस्ट्रक्शन एब्सेंट होता है तो सेल किसके द्वारा डिवाइड होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई डिवीजन होता है, कोई सेल डिवाइड होती है तो ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो ये किसके द्वारा डिवाइड होगी, तब ये जो है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के द्वारा एक दूसरे से, ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ तक हो गया, ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ तक हो गया, तो ये अलग हो गया सेमी सेल होगी, ये अलग सेमी सेल होगी। इसके द्वारा ये सेल एक दूसरे से डिवाइड हो जाती है। और अब जो हर सेमी सेल बनती है, हर एक सेमी सेल्स में 2 लोब्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, 2 लोब्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, ये हमें क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, और इस क्रॉस सेक्शन देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट एक हब की तरह नज़र आता है और इसके चारों तरफ से जो है रेडियल स्पॉक्स इस तरह से ये निकले रहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया एक, और इसके चारों तरफ से, इसके बाहर से ये रेडियल स्पॉक्स निकले हुए रहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम की सेल का ट्रांसवर्स सेक्शन हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि पायरिनोइड जो है, ये पायरिनोइड है, ये पायरिनोइड है और एक रोज़ के रूप में, एक पंक्ति के रूप में जो है यहाँ लगे रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। और न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस जो पाया जाता है, जो कि इस्थमस एरिया में एक सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर हमें नज़र आता है। और एक ख़ास बात और इसकी थैलस की, इसकी कोशिका की, कि जो है जैसे जैसे हम मिडल से टिप की होते हैं, टिप रीजन में हमें देखें तो यहाँ पर कुछ अलग से एक एरिया नज़र आता है। यहाँ पर हाइलिन साइटोप्लाज्म पाया जाता है, काचाप जीव द्रव्य पाया जाता है, जो आगे चल कर के क्या करता है, पोलर वैक्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है, पोलर वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पोलर वैक्यूल्स में क्या होता है कि जिप्सम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं हर एक सेमी सेल्स में। यहाँ पर ऊपर की ओर है और यहाँ पर इस सेल्स में जो है नीचे की ओर जिप्सम पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट के जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। तो इस तरह से क्लोस्ट्रीडियम के थैलस की स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है। और जो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो 2 तरह से हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ डायग्राम्स है इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, सेल में किस तरह से होता है उसकी। और इसके अंदर जो कायिक जनन होता है क्लोस्ट्रीडियम के अंदर, वो किसके द्वारा होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा होता है। और इसके अंदर जो ट्रांसवर्स डिवीज़न जो ये सेल है इसका थैलस हो गया। और ट्रांसवर्स डिवीज़न में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के डिवीज़न न्यूक्लियस की डिवीज़न से पहले शुरू होता है, कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका डिवीज़न इसके न्यूक्लियस के डिवीज़न से पहले शुरू होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाएं उससे पहले ही न्यूक्लियस का डिवीज़न या माइटोसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। शुरू पहले होता है लेकिन ख़त्म जो है ये प्रोसेस बाद में होता है। तो जो है इस तरह से
क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन जो है पूरी तरह से अलग कब होगा, जब ये न्यूक्लियाई पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए आप कि ये जो इसकी इनर लेयर है, ये इनर लेयर हमें नज़र आ रही है। इनर लेयर जो है ये एक आउटग्रोथ बनाती है। क्या बनाती है? एक प्रोजेक्शन बनाती है, और ये प्रोजेक्शन आगे चल करके एक सेप्टा के रूप में काम करता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक स्लाइट एक कंस्ट्रक्शन, एक संकुचन उत्पन्न होता है इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम सेल में। और ये संकुचन जो है आगे चल करके जो है क्या करता है, इस सेल को डिवाइड करने का काम करता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन, ये डिवीजन पूरी तरह से हो जाएगा, लगभग पूर्णता की होता है कि जो है लगभग पूरा होने वाला होता है, तब क्या करेगा कि ये सेप्टम जो है ग्रो करेगा और एक पूरी तरह से सिलेंड्रिकल सेप्टा बना देगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से सिलेंड्रिकल सेप्टा बन गया। ठीक है, ये मैंने सिलेंड्रिकल सेप्टा नज़र आ रहा है। और उसके सिलेंड्रिकल सेप्टा जैसे ही बनता है तब क्या होगा कि अब ये सेल दो भागों में पूरी तरह से सेपरेट हो गई। और अब यहाँ पर जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, न्यूक्लियर के डिवीजन के बाद में जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, वो डॉटर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, उस एक पर्टिकुलर जगह में चले जाएंगे, खास स्थान पर चले जाएंगे जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन होना होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दूसरे से विभाजित होने होते हैं। जैसे यहाँ पर मिड में चला गया, उसी तरह से यहाँ पर ये न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर चले गए, तो ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गए। अब क्या होगा कि जो है एक सेलुलोज लेयर बनती है। क्या बनती है? एक सेलुलोज की लेयर बनती है। किसका? कहाँ पर? जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एक दूसरे से सेपरेट होने वाले होते हैं। डिवाइडिंग सेप्टम के पास में सेलुलोज लेयर बन जाती है। और कब बनती है? जब ये क्लोरोप्लास्ट एक दूसरे से पूरी तरह से स्प्लिट हो जाते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट लेयर बन जाती है। और अब इस क्लोरोप्लास्ट लेयर के बनने के बाद ये पूरी तरह से ये अलग हो जाता है। अब उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह संकुचन धीरे धीरे बढ़ता हुआ और इस संरचना को पूरी तरह से अलग कर देता है। अब ये दो सेमी सेल्स पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो गई, पूरी तरह से अलग हो गई। अब यहाँ पर जो डॉटर न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई ये सेल बन गई, ये सेल बन गई। और अब आप देखिए कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है जो सेंटर में था, वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है, इस्थमस रीजन में आ जाता है। इस सेल का भी जो है डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ इस्थमस रीजन में आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये आ गया। और ये आगे यहाँ आने के बाद में फिर जो है इसमें विभाजन होता है। और ये जैसे इसका हमें एग्जांपल लिया, इस सेल को देखते हैं तो यहाँ ओल्ड सेमी सेल है, और यहाँ पर फिर जो है एक नई सेमी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ये ओल्ड सेमी सेल्स है, और यहाँ पर जो है इस्थमस रीजन से फिर यहाँ पर एक नई सेमी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है हर एक सेमी सेल्स में एक पुराना होता है और एक नया जो है क्लोरोप्लास्ट बनता है। तो इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा क्लोस्ट्रीडियम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा हम जानते हैं। और ये दो क्लोस्ट्रीडियम की सेल हो गई जो अपने ऑपोजिट साइड में जो है एक दूसरे के पास में आई, एक दूसरे के पास कांटेक्ट में आने के बाद में क्या करती है कि यहाँ पर जो है इनके चारों तरफ एक म्यूसिलिनस की कवरिंग हो जाती है, म्यूसिलिनस मास बन जाता है, और ये उस मास के अंदर कवर हो जाते हैं। उसके बाद इस म्यूसिलिनस मास के अंदर कवर होने के बाद में ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर इस्थमस के रीजन में जिस पॉइंट पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ पर एक संपर्क करते हैं, वहाँ पर इनकी जो वॉल जो है क्या जो रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ का प्रोटोप्लास्ट अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में चला जाता है। किसके द्वारा? अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्म का जो है यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। और एक्सचेंज होने के बाद में दोनों न्यूक्लियाई जो है इसमें कॉमन इस तरह से आ गए, मेल और फीमेल स्ट्रैंड के। और ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जाइगोट अपने चारों ओर एक थिक वॉल का सीक्रेशन करते हैं, एक मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं। और मोटी भित्ति का निर्माण करने के बाद ये जाइगोट जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में बदल गया? जाइगोस्पोर में बदल गया। तो ये जाइगोस्पोर बन गया। जाइगोस्पोर के बाद जो है सेमी सेल्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ से ये रप्चर होकर के अलग हो जाती है। अब हमारे सामने ये जाइगोस्पोर। और अब इस जाइगोस्पोर में क्या होगा कि मियोसिस होगा।
और मियोसिस के बाद में 2 और जो है 4 केंद्रक बनेंगे। पहले 2 न्यूक्लियाई और उसके बाद में 4 केंद्रक, 4 न्यूक्लियाई स्टेज बनती है। लेकिन इसकी में क्या होता है कि जो फर्स्ट डिवीज़न होता है उसके बाद में सेप्टा बन जाएगा इसमें प्रोटोप्लास्ट में, और 2 प्रोटोप्लास्ट, डॉटर प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर बन गए। और हर एक डॉटर प्रोटोप्लास्ट में जो है 1 न्यूक्लियाई, उसके बाद फिर फर्दर डिवीज़न और यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई। तो इस तरह से एक डॉटर प्रोटोप्लास्ट में 2 न्यूक्लियाई हो गए, और पूरी सेल में कितने हो गए? 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट, और हर एक डॉटर प्रोटोप्लास्ट में 2 न्यूक्लियाई और 1 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ये हमारे सामने जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है, डॉटर जो है प्रोटोप्लास्ट है, जीव द्रव्य है, उसमें 4 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, हर एक में जो है 2-2 दिखाई दे रहे हैं। अब हर डॉटर प्रोटोप्लास्ट में जो है 1 न्यूक्लियाई जो है फंक्शनल होता है और 1 नॉन फंक्शनल होता है। ये जो 4 दिख रहे हैं हमें और हर एक में 2-2 दिख रहे हैं, इसमें 1 फंक्शनल होगा, 1 नॉन फंक्शनल होगा। इसी तरह से इसके अंदर भी 1 फंक्शनल होगा और 1 नॉन फंक्शनल होगा। अब जो नॉन फंक्शनल न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। केवल 1 फंक्शनल न्यूक्लियाई इसके अंदर बचता है, हमें इस तरह से ये दिखाई देता है। तो अब इस तरह से ये न्यूक्लियाई बन गया। उसके बाद में इस सिंगल न्यूक्लिएटेड जो प्रोटोप्लास्ट है, डॉटर प्रोटोप्लास्ट, वो संरचना इलोंगेटेड होती है और एक स्ट्रेट और कर्व शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। एक जो है डॉटर क्लोस्टेरियम का फॉर्मेशन करती है, और ये डॉटर क्लोस्टेरियम यहाँ पर अपनी जो है जाइगोस्पोर की वॉल को रप्चर करके और यहाँ से बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ से 2 नए डॉटर जो है क्लोस्टेरियम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है क्लोस्टेरियम के अंदर कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये एक कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, लेकिन कुछ एल्गी जो क्लोस्टेरियम वैसा होता है जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कि ये जो 2 क्लोस्टेरियम है, ये इस्थमस रीजन पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे, और ये ट्यूब जो है इस्थमस के द्वारा बनती है, और इस ट्यूब के द्वारा जो है ये अपोजिट स्ट्रैंड की न्यूक्लियाई एक सेल से दूसरी सेल में आते हैं, और वहाँ पर जो है फ्यूज होकर के और जाइगोस्पोर का निर्माण करेंगे। आगे का प्रोसेस तो कॉमन होता है, लेकिन कुछ मैक्सिमम स्पीसीज़ में कॉन्जुगेशन के द्वारा और कुछ स्पीसीज़ में जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमारा जो है क्लोस्टेरियम की लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन और थैलस हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।